सिचुएशन है ना वो इतनी मैं मुतमईन नहीं हूँ। जाले भी लगे हुए हैं। बहरहाल वैक्सीनेशन क्योंकि यहाँ प्रॉपर होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी डिज़ीज़ का हमला और डिज़ीज़ आउटब्रेक और इस तरह की चीज़ें कभी नहीं हुई, ये शुक्र है। और अभी हम फुट एंड माउथ डिज़ीज़ वैक्सीन के हवाले से यहाँ हाज़िर हुए हैं और वो वैक्सीन हम करवा रहे हैं। और भी HS और BQ ये वैक्सीनें होती रही हैं। लंपी स्किन की अभी इनकी नहीं हुई, तो वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे वक्फा करने के बाद जैसे ही अवेलेबल होगी हमें। तो FMD की वैक्सीन कर रहे हैं। FMD पिकोरना वायरिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला वायरस है। ये एप्थो वायरस से बिलोंग करता है, जीनस एप्थो वायरस। ये देखें जी, हमारे पास जानवर आए हुए हैं पानी पीने। तो ये वायरस अगर हाथों पे लग जाए, बालों में लग जाए तो काफ़ी अरसे तक रहता है। कोई अगर बालों में लगा रहे या किसी जगह पे अगर फार्म पे है तो 1 साल तक ये वायरस यहाँ रहता है, अगर फार्म की डिसइंफेक्शन ना की जाए। तो डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल गाहे बगाहे होता रहना चाहिए। फ्यूमिगेशन फार्म की होती रहनी चाहिए। सफाई सुथराई हाइजेनिक मेजर्स अडॉप्ट करते रहना चाहिए। तो मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स बताए गए हैं लिटरेचर में कि अगर बालों में लगा हुआ है वायरस, कहीं किसी जानवर से लग गया है, वर्कर के बालों में या डॉक्टर के बालों में या यहाँ रहने वाले लोग हैं या दूध दोहने वाले लोगों में, तो एक महीने तक रहता है। कपड़ों पर लग गया है, अगर धोए ना जाए तो वो उस पर भी ज़िंदा रह जाता है काफ़ी अर्से तक। लेकिन ये है कि इसको ग्रो करने के लिए तो ज़ाहिर है लाइव एनिमल चाहिए और सेल्स चाहिए। सेल्स के अंदर जाके ये ज़ाहिर है अपना काम करता है और मल्टीप्लाई करता है और फिर स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम करता है और उससे बहुत सारा लीजन्स हो जाती है मुंह में, खुर में और बाकी। तो आपको पता है फुट एंड माउथ डिजीज़ की क्या लीजन्स हैं। टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, डिप्रेशन हो जाता है जानवर को और स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम हो जाती है, लीजन्स बन जाती हैं डेंटल पैड के ऊपर भी, टंग के ऊपर भी। ठीक है जी, डेंटल पैड जो नीचे वाले जो गम्स होते हैं वो नहीं, ऊपर वाले गम्स को डेंटल पैड कहा जाता है। और अंदर चीक्स के अंदर भी लीजन्स हो जाती हैं। और ये जो है हूव्स इनके दरमियान में लीजन्स हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता फुट एंड माउथ डिजीज़ का वायरस आ जाए तो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। 10 लीटर वाला 2 लीटर पे आ जाता है और ये परमानेंट लॉस है। एनिमल रिकवर कर भी जाए तो और कर जाता है अगर सही ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहाल नहीं होती। और जो जानवर रिकवर कर जाते हैं उनके अंदर हेयरी पेंटिंग का वो मसला हो जाता है, मतलब पेंटिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर। और वो जानवर जिसको FMD हो चुकी हुई है उसके जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा उगते हैं और उसके अंदर जो है ना पेंटिंग का मसला हो जाता है, सांस लेने में भी दुश्वारी हो जाती है, हाँफता है जानवर। तो ये मुख्तसर सा दोबारा हमने FMD के हवाले से आपसे बात की। इसके अलावा ज़ाहिर है एबॉर्शन के मसाइल भी होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ अगर आ जाए प्रेग्नेंट एनिमल में तो एबॉर्शन हो जाती है और एबॉर्शन से भी बड़े लॉसेस हैं। तो इकोनॉमिकल लॉसेस बहुत ज़्यादा है। जो जानवर मीट पर्पस के लिए पाले गए हैं उन्होंने मीट ही नहीं बढ़ाना, तो वो डेबिलिटेटेड रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीक पसलियाँ नज़र आती हैं। तो इसलिए ये ख़तरनाक वायरस है और ख़तरनाक बीमारी फुट एंड माउथ डिज़ीज़ होती है इससे। तो इसलिए इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और साल में 2 मरतबा पाकिस्तान में हो रही है और होती रहनी चाहिए। अब इंडिया में मसला ये है कि वो क्योंकि जानवर जो कैरियर बन जाते हैं वो उनको स्लाटर
अक्सर नहीं करते, ज़ाहिर है। गायों को तो बिल्कुल नहीं किया जाता, उनका कोई इशू है, ज़ाहिर है। पाकिस्तान में यह है कि अगर एनिमल्स कैरियर हैं तो वो उनकी स्लॉटरिंग भी हो जाती है, लेकिन हम वो मीट जो है ना बाहर नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और एनिमल्स जो इन्फेक्टेड हैं, लाइव एनिमल्स, वो भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर एफएमडी पॉजिटिव है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई जानवर जिसको एफएमडी का वायरस है, अगर वो हम किसी दूसरे मुल्क भिजवा दें गलती से या किसी भी तरह, तो ये एग्रो टेररिज्म कहलाता है। इसको कहते हैं जी, ये एग्रो टेररिज्म है। तो ये एग्रो टेररिज्म के खाते में हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा जुर्म है कि वो कंट्रीज़ के जो एफएमडी फ्री हैं उनको हम एफएमडी का वायरस दे रहे हैं। ये एक तरह का टेररिज्म होगा और दहशतगर्दी होगी। तो अगर ये टेररिज्म है तो हमें पाकिस्तानियों को भी ये सोचना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया से और फ्रीजियन और ऑस्ट्रेलियन और हॉलस्टीन जो मंगवाई जाती हैं किसी भी कंट्री से, नाम लेते नहीं हैं, चलें, किसी भी कंट्री से जो मंगवाई जाती हैं, उनका ब्रूसिलोसिस और बाकी ये वो टेस्ट होना चाहिए। उनमें अक्सर ब्रूसिलोसिस के मसाइल हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मसाइल हैं। तो ब्रूसेला ज़ाहिर है बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जानवरों में तो है ही है, वो इंसानों को भी लग जाती है। तो जूनोटिक डिज़ीज़ है ब्रूसेला। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस भी जूनोटिक डिज़ीज़ है। तो ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट होने चाहिए, ब्रूसेला के टेस्ट होने चाहिए, इस तरह एफएमडी के टेस्ट होने चाहिए। और सारे जानवरों को, जब भी जानवर को अगर इंपोर्ट किया जा रहा है या किसी बच्चे को, उसके बच्चे को इंपोर्ट किया जा रहा है या उसके सीमन को इंपोर्ट अगर किया जा रहा है, तो या अगर एम्ब्रियो इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इन सब को टेस्ट के मराहिल से गुज़रने के बाद, क्लियरेंस के बाद हमारे मुल्क में आना चाहिए। और अगर ये सारे हम प्रोसीजर को अडॉप्ट करें तब हम कह सकते हैं कि क्वारंटीन मेजर्स हमने सही तरीके से अडॉप्ट की हैं और हम जस्टिफाई करते हैं। क्वारंटीन ऑफिसर्स तो हमारे लगे हुए हैं काफ़ी एयरपोर्ट्स पे, लेकिन अल्लाह करे वो काम भी कर रहे हों और वहाँ लैब्स फंक्शनल भी हों और वो वाकई ये सारे टेस्ट करते भी हों। मुझे कुछ अरसा प्राइवेट जॉब करने का मौका मिला। फ़ौरन डीवीएम करने के फ़ौरन बाद स्लाटर हाउस, एक अनीस एसोसिएट्स के नाम से मांगा के करीब राइवन रोड पे ये स्लाटर हाउस था। तो वहाँ पे मुझे मौका मिला और मैं वहाँ पे वो एनिमल्स की स्लाटरिंग होती थी। एनिमल्स का मीट चिल किया जाता था, डीप फ्रीज़ भी किया जाता था, और उसके बाद -20 पे, -80 पे, और फिर उन बड़े बड़े पीसेस, एक बड़े जानवर के 4 पीसेस के तौर पर भी उनको पैक करके शिपमेंट तैयार करके भिजवाई जाती थी।